हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसको हम लाइव करने वाले थे। प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जीएस पेपर जो था दोस्तों, इसके लिए आज हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने हैं और सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप जो है इनको जरूर से इन क्वेश्चंस को लगाइए। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे तो उनसे ये कोशिश करेंगे कि 3 गुना या 4 गुना क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएं। ठीक है, हम प्रत्येक पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। इसमें लाइव क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैंने कोशिश की थी, तो यहाँ पर हम फर्स्ट बार लाइव करने वाले हैं। थोड़ी साउंड का और नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मुझे ये ऑफलाइन इसको फिर से करना पड़ा। तो दोस्तों, इसमें मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आप में से अधिकतर लोगों को यह पता होगा दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है हमेशा से, क्वेश्चन पेपर जो भी है बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहां पर कोशिश की है आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रश्न देने की। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर अपनी नजर बनाए रखेंगे दोस्तों। समय कम है और हमको एक क्वेश्चन से ज्यादा आंसर तैयार करने की हैबिट बनानी है। तो यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें 3 गुना 4 गुना क्वेश्चन वहां पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को तब आप लाइक करना, डिसलाइक करोगे तो उसका रीजन बताना, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने कहा कि प्राकृतिक उपग्रह है यहाँ पर पृथ्वी का केवल एक है। कौन है? चंद्रमा। ठीक है, यानी कि मून। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सूर्य है। यहाँ पर सूर्य एक तारा है, सूर्य जो है उपग्रह नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डीमोस और फोबोस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसको कोई डाइमस भी पढ़ते हैं और फोबोस यहाँ पर कोई इसको फोबस भी पढ़ते हैं। यानी कि ये दोनों जो सी और डी में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? ये हैं मंगल ग्रह के उपग्रह। मंगल के उपग्रह हैं प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, नेचुरल उपग्रह जिसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पृथ्वी का चंद्रमा है और मंगल के ये दोनों हैं दोस्तों। अब सबसे ज्यादा उपग्रहों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं? बृहस्पति के पास हैं। 64 उपग्रह हैं उसके पास। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं? बृहस्पति के पास हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो उसमें नाम आता है दोस्तों बुध का। ठीक है, बुध एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास कोई भी बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए डीमोस और फोबोस हमने बात कर ली, मंगल ग्रह के उपग्रह। इन उपग्रहों की खोज की अगर बात करते तो दोस्तों असफ हॉल ने इसके 1877 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? असफ हॉल ने की थी 1877 में इसकी खोज। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकल के आता है। हाँ, दूसरी बात इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसने इनका नाम यूनानी पौराणिक कथाओं के पात्र थे, उसका नाम फोबस और डाइमस था। ठीक है, जो कि युद्ध के देवता अरेश के पुत्र थे, उनके नाम पर रखा था। फोबस और डाइमस दोनों शब्दों का अर्थ होता है भय। ठीक है, फोबस और डाइमस इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? भय होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, आपने ये मूवी देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये मूवी आप जरूर देखें। गांधी फिल्म थी, गांधी फिल्म में गांधी की जो भूमिका निभाई थी वो किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। ठीक है, बेन किंग्सले ने ये इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी दोस्तों। ये फिल्म बनी थी 1982 में। ठीक है, 1982 में ये फिल्म बनी थी दोस्तों। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनब्रॉट ने और इसकी स्टोरी जो लिखी थी वो लिखी थी जॉन ब्रेली ने। ठीक है, तो जॉन ब्रेली ने इसकी स्टोरी लिखी थी और इसको डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनब्रॉट ने। दोस्तों, ये गांधी जी की जीवन पर बनी हुई एक फिल्म है जिसको 1982 में रिलीज किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया। दोस्तों,
6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर में, जिसका नाम था हिरोशिमा, ठीक है, यानी कि हम समझते हैं हिरोशिमा, ठीक है, जापान का यह एक शहर है हिरोशिमा। तो यहाँ पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बम गिरा दिया था, परमाणु बम, ठीक है। और इसी के ठीक 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर डाला और इसी के बाद 9 अगस्त को इसने नागासाकी पर भी बम डाल दिया दोस्तों, इसमें परमाणु बम। इस घटना में दोस्तों लाखों लोग मारे गए थे, जबकि लाखों लोग प्रभावित भी हुए थे। इससे हमले के बाद कई लोग रेडियो एक्टिव काली बारिश की चपेट में आए, जिससे कि वहां पर बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ की जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकृत, शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं दोस्तों, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के विषय में आप बहुत कुछ जानते होंगे और आपको जानना भी चाहिए। तो दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 4 जुलाई 1902 को, ठीक है, 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु इनको माना जाता है। इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इन्होंने जो दोस्तों एक बार ये अमेरिका जिस समय गए थे तो अमेरिका स्थित शिकागो में इन्होंने 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। उसमें इनको 2 मिनट का समय दिया गया था और इन्होंने उसमें जो अपने भाषण की शुरुआत की थी उसमें इस तरीके से संबोधित किया था इन्होंने, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, इसके साथ इन्होंने अपने भाषण को शुरू किया था। और इसके संबोधन के जो ये पहला वाक्य इन्होंने बोला था, इसने सभी का दिल जीत लिया था दोस्तों। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट जो है हो गई थी दोस्तों। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, ठीक है, जो आज भी कायम है, अपना काम कर रहा है। ये चीज आपको पता होगा कि ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। इन्होंने किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये प्रश्न आता है, तो किसने की थी यह आपको पता चल गया है। उसके बाद इनका जन्म, इनकी मृत्यु और शिकागो में इन्होंने अपना भाषण, इनका अभिभाषण हुआ था 1893 में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति को बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर ध्यान देना जरूरी है। और इस मुहिम से हम सरकार का ये मानना था, विश्व का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए और जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में दोस्तों, ठीक है, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1815 ईस्वी में बेल्जियम में वाटरलू नामक स्थान है, वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है दोस्तों, ठीक है, वाटरलू का युद्ध। अब अगली बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये वाटरलू का युद्ध था जो नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था दोस्तों। ये युद्ध फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज सेना के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये युद्ध अगली बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज सेना के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब युद्ध के परिणाम की अगर बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत हुई थी और नेपोलियन की बहुत बुरी तरीके से
पराजय हो गई थी। ठीक है, अब जीता कौन इसमें जो है, अंग्रेज सेना इसमें जीत गई थी दोस्तों। ठीक है, तो नेपोलियन की सेना इसमें पराजित हो गई थी और नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंट हेलेना जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है दोस्तों आपने कई एग्जाम में देखा होगा, सेंट हेलेना जब नेपोलियन को बंदी बना दिया गया था वाटरलू के युद्ध के बाद 1815 में, उसको बंदी बना करके कहाँ भेजा गया था, कौन से द्वीप में भेजा गया था, तो ये सेंट हेलेना में भेजा गया था। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जब मैचिंग करने होते हैं तो वहां पर एक जगह पर नेपोलियन दे दिया जाता है सूची 1 में और सूची 2 में सेंट हेलेना दे दिया जाता है, तो कौन किससे संबंधित है इस तरीके से भी आता है। तो सेंट हेलेना नेपोलियन से संबंधित है, जहां पर इसको बंदी बनाकर भेज दिया गया था। 1821 में दोस्तों वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिटलर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, क्या था इसका पूरा नाम, एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए में आप इसको देख पा रहे होंगे। बहुत ही खतरनाक आदमी था दोस्तों। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर। ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान था ये, वॉन नामक स्थान को कब हुआ था, इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके मरने की भी बहुत रोचक कहानी है। इसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा भी दोस्तों। ये जब 12 से या 17 साल का था उसी समय इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। इस पर बहुत दुख आ गए थे, तो इसने बचपन से ही इसके काम करना भी प्रारंभ कर दिया था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है 1918 में जो युद्ध हुआ था उसमें ये घायल होने के कारण ये अस्पताल में भी भर्ती रहा था। जर्मनी की पराजय हुई थी, आप समझते हैं इसमें बहुत बुरी तरीके से जर्मनी को जर्मनी की पराजय हुई थी, उसको नुकसान हुआ था। तो इस पराजय से ये बहुत दुखी हुआ था। 1918 में उसने नाजी दल की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, नाजी दल की स्थापना की थी। तो नाजीवाद का प्रवर्तक भी इसी को माना जाता है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर को दोस्तों ये नाजीवाद जो है एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया था। इसका ये मानना था कि जो जर्मन के लोग हैं ये आर्य हैं और ये सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनको सारी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है। दोस्तों जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, कब की थी, 30 अप्रैल 1945 को इसने आत्महत्या कर ली थी। कब की थी, जिस समय रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया था उस वक्त इसने आत्महत्या कर ली थी। इस तरीके से इसका अंत हुआ था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। दोस्तों वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा 1968 में स्थापित किया गया। कब किया गया, 1968 में स्थापित किया गया। दोस्तों पहले हिमालय भूविज्ञान संस्थान के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकता है, पहला हिमालय भूविज्ञान संस्थान के रूप में किसे जाना जाता है, तो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को जाना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से भी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों कोटेश्वर बांध के बारे में आप जानते हैं, कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों देखिए दोस्तों कोटेश्वर बांध जो है नई टिहरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोटेश्वर नामक स्थान पर है, जो कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर है। दोस्तों जब इसको 2012 में इस परियोजना को शुरू किया गया था तो उस समय इस पर केवल 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें किया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद जब इसमें कुछ चेंज किया गया, लेकिन अभी अगर इसके वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर 400 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। दोस्तों ये टिहरी डैम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, टिहरी डैम का ही इसको एक हिस्सा माना जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से।
तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। दोस्तों समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और 73वां संविधान संशोधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भाग 9 को सम्मिलित किया गया। किसे सम्मिलित किया गया? भाग 9 सम्मिलित किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है, भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसे द पंचायत नाम से उल्लेखित किया गया था। दोस्तों इस कानून ने संविधान में एक नई सूची भी अनुसूची जोड़ दी थी। कौन सी अनुसूची जोड़ दी? 11वीं अनुसूची भी जोड़ी थी। एक तो भाग 9 जोड़ा गया, दूसरा इसमें 11वीं अनुसूची इसके संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु इसमें रखी गई हैं। कितनी? 29 कार्यकारी विषय वस्तु पंचायतों की। इस कानून ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक प्रयोगात्मक आकार दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वयं प्रबंधक की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ गए कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें जो है इसके द्वारा पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तु दी गई, ठीक है, इसके अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जैसे ही आता है हमारे दिमाग में एक चीज़ सीधे सीधे क्लिक करती है और करनी भी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं जो है आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम कहीं पर बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक की अगर बात आती है तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ना। बोरलॉग पुरस्कार जो है ये नॉर्मन बोरलॉग के अभूतपूर्व योगदान की वजह से कृषि के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करते तो 12 सितंबर 2009 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 2009 को हाल ही में हुआ था। 95 वर्ष की लगभग आयु में इनकी मृत्यु होगी। दोस्तों नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका पूरा नाम था। नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे ये और हरित क्रांति के इनको पिता माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके जीवन से आती हैं। और इनकी प्रसिद्धि की बात करें दोस्तों, इन्होंने हरित क्रांति में अपनी भूमिका को लेकर रोग मुक्त उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की किस्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विश्व खाद्य पुरस्कार के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन से निकल के आ जाता है। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? ये खड़गवासला में है, ठीक है, खड़गवासला में। दोस्तों ये तो आपको नॉर्मल चीज़ पता ही होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है, ठीक है, संयुक्त सेवा अकादमी है जहाँ पर तीनों सेनाओं, थल सेना हो या वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, ये तीनों सेनाओं के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा एकेडमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेन किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये महाराष्ट्र में पुणे के करीब खड़गवासला में स्थित है। महाराष्ट्र, ये खड़गवासला जो है ये महाराष्ट्र में पुणे के समीप है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दोस्तों भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था बंगाल गैजेट, ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए बंगाल गैजेट था। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं बार आपको हिक्की बंगाल गैजेट देखने को भी मिल सकता है, तो आपको हिक्की को देख के वहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये है एक जेम्स अगस्त हिक्की नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इस समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है, जिसको बाद में अंग्रेजी शासन के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा और कर्ज में डूब जाने की वजह से हिक्की को 2 साल की जेल हुई थी
और इस न्यूज़पेपर की शुरुआत उस समय कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। अब जो है बंगाल गजट नामक अखबार देश का पहला अंग्रेजी अखबार होने के साथ साथ देश का पहला अखबार भी था। वर्ष 1780 में इस अखबार की शुरुआत हुई थी। इस समाचार पत्र की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चल सकी और अंग्रेजी शासन के दबाव के कारण 1782 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो इसको स्टार्ट किया गया था 1780 में और 1782 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया 1782 ईस्वी में। 2 साल ही चला। इसने अंग्रेजों के खिलाफ तत्कालीन सरकार के खिलाफ उस समय लिखना प्रारंभ किया होगा, तो जिस पर इनको दबाव बनाया गया, इसको प्रताड़ित किया गया और इनको ये कर्ज में डूब गए थे दोस्तों। इनको 2 साल की जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी थी और इस अखबार को 2 साल में ही बंद कर दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष से बनाई गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोस्तों बनाई गई थी 1920 में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों। इसको शॉर्ट में कहीं पर AITUC भी देखने को मिल सकता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशंस के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए AITUC, जो हमने यहाँ पर पूरा नाम इसका लिखा है, ठीक है, तो इसका गठन किया गया था। 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्यवादियों ने मजदूर संघों के गठन के प्रयास में अधिकांश महासंघ पर नियंत्रण पा लिया। तो यहाँ पर इसका गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह पर कितने रुपए के 2 स्मारक सिक्के जारी किए थे? दोस्तों इसका सही जवाब है 125 और 10 रुपए के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, अंबेडकर जयंती जो है, जो मनाई जाती है, यहाँ पर 125वीं जयंती मनाई गई, तो उस उपलक्ष्य में एक तो 125 का डॉलर यहाँ पर स्टार्ट किया गया करेंसी सिक्का, और दूसरा यहाँ पर 10 रुपये का सिक्का जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया। अब समझते हैं अंबेडकर जयंती के बारे में। दोस्तों अंबेडकर जयंती जो है अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो उनका जो जन्म दिवस होता है वो 14 अप्रैल को होता है। ठीक है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों इस पर्व को भारत समेत पूरे संसार में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, कहीं पर आएगा क्वेश्चन, तो इस दिन को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, समानता दिवस। उसके बाद इस दिन को ज्ञान दिवस भी बोला जाता है, ज्ञान दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये इसीलिए ये शब्द यहाँ से निकल के आते हैं, समानता दिवस, ज्ञान दिवस, क्योंकि बाबा साहब ने जीवन भर समानता के लिए संघर्ष किया और इनको समानता का प्रतीक और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों अंबेडकर ने विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माण और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं ये, और ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों भारत के संविधान को बनाने में इनका अहम योगदान है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों, जो रिजर्व बैंक की स्थापना हमारे देश में हुई, हमारे जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना में भी इनकी बहुत बड़ी स्टोरी रही है। आप इसको पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आगे हम चर्चा करेंगे इस पर भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। भारत में पर्यावरण विभाग स्थापना किस वर्ष से हुई थी? ठीक है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में हमसे मिस्टेक हुआ है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष से हुई थी दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1980 में हुई थी पर्यावरण विभाग की स्थापना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। दोस्तों भारत में सन 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। दोस्तों यही विभाग जो है आगे चलकर 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। ठीक है, कब से? 1985 से इसको पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण संबंधी कानून और नीतियों का संचालन और लागूकरण करना है। तो इतनी चीजें यहाँ पर से हमने इस क्वेश्चन से सीखी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाक टिकट जारी किया है दोस्तों? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाक टिकट जारी किया है तुर्की ने। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कुछ चीजें नरेंद्र मोदी के विषय में समझ लेते हैं। तो ये भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 26 मई 2014 को इनको पहली बार शपथ दिलाई थी। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे। तो 26 मई 2014 से ये अभी तक वर्तमान तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर हैं। ठीक है, 2014 के बाद 2019 में दोबारा से इनको इलेक्ट किया गया। दोबारा से ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए। स्वतंत्र भारत के दोस्तों ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15वें प्रधानमंत्री हैं। और इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। इनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो 1947 से पहले जन्मे हुए प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1947 से पहले जन्मे हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, लगभग शायद उनका जन्म जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1947 के बाद अगर हमारे देश में कोई जन्मे हैं और वो प्रधानमंत्री बने हैं तो पहले हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनका जन्म होता है 17 सितंबर 1950 में। 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था नरेंद्र मोदी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिली। उसके बाद गुप्तों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्तों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उसको रूपका कहा जाता है। ठीक है, रूपका। अब यहाँ पर गुप्तों का जिक्र आया है तो जिक्र में हम गुप्तों के साम्राज्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों गुप्त साम्राज्य ने 320 से 480 ईस्वी तक कार्य किया। ठीक है, यहाँ पर जिक्र चांदी के सिक्के का है, लेकिन जो प्रथम सिक्का जारी किया गया था वो सोने का सिक्का था दोस्तों। ठीक है, जिसने एक ही प्रकार राजा और रानी को जारी किया, जिसमें समुद्रगुप्त और उनकी रानी कुमार देवी की चित्रों को दर्शाया गया था। जो सोने का सिक्का फर्स्ट में जारी किया गया था दोस्तों। गुप्तकालीन सिक्के की शुरुआत राजवंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी की गई सोने के सिक्के के साथ होती है। ये हमने आपको बताया। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो गुप्तकालीन सिक्के चाहे सोने के हो चांदी के हो जो भी चलाए गए, ये आम पब्लिक के लिए नॉर्मल लेन देन में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर जो आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल हुआ करता था वो टके का ही इस्तेमाल हुआ करता था, यूज हुआ करता था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत में पहली जनगणना किसके समय कराई गई थी? ठीक है, तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय कराई गई थी। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा लॉर्ड मेयो के समय कराई गई थी। दोस्तों जनगणना के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना जो मेयो के समय में हुई थी, कब हुई थी? 1872 में। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया किसके समय में हुई, कई बार पूछा जा सकता है कब हुई, और कई बार दोनों एक साथ भी पूछा जा सकता है कब और किसके कार्यकाल में हुई। तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू होती है। ठीक है, कौन सी? नियमित जनगणना। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की अगर बात करें, हम स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो ये हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 से प्रारंभ होती है। 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य था दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद 2011 लास्ट जनगणना हुई है। उसके बाद अब जो जनगणना होगी वो 2021 में जो है प्रस्तावित है। दोस्तों यहाँ पर जनगणना से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी जनगणना से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप बताना हमें कमेंट करके, मैं इस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जनगणना से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो यहाँ पर केवल जनगणना से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे। अगला है ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, तो ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित दोस्तों ओलेरी कल्चर, आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। दोस्तों ओलेरी कल्चर को शाकी विज्ञान भी कहा जाता है। ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2 से 3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें भोजन के लिए आकाष्ठी पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। आकाष्ठी पौधे मतलब जिसमें काष्ठ नहीं पाई जाती, ज़्यादा लकड़ी नहीं होती है जिसमें। ठीक है ना,
तो ऐसे पौधों की खेती की जाती है। अब यहाँ पर दूसरा दोस्तों बागवानी आया है, तो बागवानी किससे संबंधित है? बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, बागवानी किसे के अंतर्गत, बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें अगला है हवा में पौधे उगाना। तो हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, एरोपोनिक्स, AEROPONICS, एरोपोनिक्स कहा जाता है। और जल में पौधों को उगाना कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। जहाँ पर हाइड्रो शब्द आ जाता है ना, तो वहाँ पर को आप समझ जाना सीधे कि इसका मतलब जल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 के 4 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो दोस्तों गांधी के नाम के महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के समय पर। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। ये आंदोलन जो था दोस्तों एक किसान आंदोलन था। जैसे कि एक किसान आंदोलन आजकल भी चल रहा है। कई लोग इस किसान आंदोलन के पक्ष में हैं और कई लोग इसके विपक्ष में हैं। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसान जो अपनी मांग रख रहे हैं उसमें से कई चीज़ें उनके हक की हैं और सही भी हैं, और कुछ चीज़ों में हो सकता है मतभेद हो। और राजनीति बेहद बुरी चीज़ है। राजनीति को जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी तरफ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं उस मामले को, और जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार अभी यहाँ पर भाजपा की सरकार है, वो इसको पूरी तरीके से गलत साबित करने पर तुली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुई दूसरी बात। हम अभी बात कर रहे हैं फिलहाल चंपारण की। तो यहाँ पर ये भी एक किसान आंदोलन था जो हुआ था कब? 1917 में हुआ था। दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए प्रयास को भारत में अप्लाई करने की सोची। इसका पहला प्रयास उन्होंने, पहला प्रयोग जो किया था वो चंपारण की धरती पर ही किया था। दोस्तों यहीं पर उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। कहाँ पर से? ये चंपारण से। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के समय से ही तय किया था। केवल एक वस्त्र, आपको पता है एक धोती उनके पास हुआ करती थी, उस पर ही उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया, तो इस पर ही वो अपना गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था, विभूषित किया गया था। दोस्तों महात्मा की उपाधि से, तब से ही उनको। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, तो इसका सही जवाब होने वाला है 1 रुपये का नोट। दोस्तों तो कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक बार ये कॉरपोरेशन बैंक के एग्ज़ाम में आया था और ग्रुप सी के एग्ज़ाम में आया था, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 रुपये का नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक नहीं जारी करता है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पर आया है नाम, तो हम उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत का सेंट्रल बैंक है। दोस्तों ये सेंट्रल बैंक है। दोस्तों ये बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी। 1 साल इससे कम कर देंगे आप। किस एक्ट के अंतर्गत हुई इसकी स्थापना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। भारत के अर्थज्ञ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, इनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। ठीक है, कोलकाता में था इसका प्रारंभ में इसका केंद्रीय मुख्यालय, लेकिन इस समय जो इसका कार्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है?
कंप्यूटर वायरस दोस्तों एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर इससे डेड पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है ये आपके जो फाइल्स होती हैं उनकी डबल कॉपी कर देता है, कई बार उनको उड़ा देता है, करप्ट कर देता है। कंप्यूटर बहुत प्रकार का होता है वायरस, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है दोस्तों, ठीक है, अनुलिपि कर देता है अपनी, और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ही एक कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चल पाता है। और कंप्यूटर वायरस जो है बहुत प्रकार के हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, कंप्यूटर वायरस, एक कंप्यूटर ऐसे वायरस का नाम बताओ जो सबसे खतरनाक जो है इस समय पाया गया है। सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस को आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में आपको ये चीज़ बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? दोस्तों ये तो आसान सवाल है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए भारत की, ठीक है। दोस्तों भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल हो या फिर 35 साल से अधिक हो, वो इस पद का उम्मीदवार हो सकता है, राष्ट्रपति पद का। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, और सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद अगर वो धारण करता है, सरकारी पद, तो उस पर उसको नहीं होना चाहिए, उससे पहले उसको उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, उस पद से बर्खास्त होना पड़ेगा। जैसे कि उनमें हम अगर बात करें, जैसे वो वर्तमान राष्ट्रपति हो, या फिर वर्तमान में कोई उपराष्ट्रपति हो, या किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर कार्यरत हो, या संघ या किसी राज्य के मंत्री के रूप में कार्यरत हो, तो अगर इन चारों में से कोई भी एक हो तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। दोस्तों संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां कौन सा अनुच्छेद देता है, ये याद रखने वाली बात है, 72वां अनुच्छेद, ठीक है। 72 अनुच्छेद जो है आर्टिकल 72, वो न्यायिक शक्तियां देता है राष्ट्रपति को, जिसके अंतर्गत वो दंड का उन्मूलन और उसमें क्षमा, आहरण, परिवर्तन, ये चीज़ कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति के बाद दया याचिका भेजी जाती है तो उसके पास ये 72 के अंतर्गत कुछ शक्तियां होती हैं, जिससे वो किसी की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है, या किसी की सज़ा को कम कर सकता है, उम्र कैद को थोड़ा कम अवधि के लिए कर सकता है। कुछ ये चीज़ें, शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का ही अंग माना जाता है। कोई भी बिल उसकी स्वीकृति के बिना पास नहीं हो सकता है, या फिर सदन में ही नहीं लाया जा सकता है उसकी स्वीकृति के बिना। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 61 जो है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। अब यहाँ पर 61 आर्टिकल जो है महाभियोग से संबंधित है। अब हम महाभियोग को समझें तो महाभियोग कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में विभिन्न सोर्स हैं दोस्तों, कई चीज़ें हमें बाहर से ली गई हैं संविधान में, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, ट्रिक बनाएंगे, उस ट्रिक से आपको याद कराएंगे कि कौन से संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी है। काफ़ी टफ नाम है, इसको पढ़ना ही काफ़ी टफ हो जाता है, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। अब जैन धर्म आया, जैन धर्म के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है जैन धर्म। जैन का अर्थ होता है दोस्तों जिन के द्वारा परिवर्तित धर्म, ठीक है। जो जिनके अनुयायी हैं उन्हें जैन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जिनके अनुयायी जो है उनको जैन कहा जाता है। जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला।
अब जीतने वाला, युद्ध जीतने वाला, या हम इससे इसको रिलेट नहीं कर सकते ना। तो इसमें जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, देह को, काया को जीत लिया हो और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, उसको हम जिनेश्वर या जिन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार ये माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए दोस्तों। ठीक है, 24 तीर्थकर हुए। इसमें से प्रथम ऋषभदेव हैं। प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। ये कई बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है पहले तीर्थकर, 23वें और 24वें तीर्थकर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 23वें तीर्थकर कौन से थे? वो पार्श्वनाथ थे। ये भी क्वेश्चन में आता है, तो ये भी आपको याद करना है। और 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच के तो कई के तो पता ही नहीं है। 23 से पहले कौन थे, कितने हुए, वो तो कहीं पर उसका उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे दोस्तों। और महावीर स्वामी की अगर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहें दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी दोस्तों 72 वर्ष की आयु में, पावा में। ठीक है, कौन से स्थान में हुई थी? पावा में। कई बार ये पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में वैशाली के निकट, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? पावा में हुई दोस्तों। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? सिलिकॉन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों इलाहाबाद में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा नगर वर्जित नगर के नाम से जाना जाता है? तो वर्जित नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों ल्हासा। ठीक है, ल्हासा जो है विश्व में वर्जित नगर के नाम से जाना जाता है। ये ल्हासा जो है दोस्तों विश्व की छत कहे जाने वाले छिंगहाई तिब्बत पठार पर स्थित है। कहाँ पर है? छिंगहाई तिब्बत पठार। ठीक है, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर थे जिसको हमने आपसे डिस्कस किया। जितना हो सकता था मैंने कोशिश की कि इनको मैं डिटेल में चर्चा करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि आपको इसमें क्वेश्चन जितने भी थे अच्छे थे आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट करके जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल मटेरियल और सूचनाएं आपके करियर से संबंधित हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी सूचना और कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।